नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। शराब घोटाले में वो खुद फंस गए हैं, तिहाड़ जेल में बंद है और सुप्रीम कोर्ट से भी सोमवार को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा, उससे साफ लग रहा था कि निकट भविष्य में भी उनको राहत मिल जाए, इसके दूर दूर तक आसार नहीं है। और सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने एक और है। उनकी जो छवि है, जिस छवि के चलते वो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, 2 अक्टूबर 2012 को जब इस पार्टी का गठन हुआ था, तो खास दिन चुना गया था 2 अक्टूबर, बापू की जयंती। ये वही पार्टी है जो खुद को बापू के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी बताती थी। विडंबना तो यह है कि जिस पार्टी का गठन 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के दिन हुआ, वही पार्टी आज की तारीख में शराब घोटाले में ऊपर से लेकर नीचे तक फंसी हुई है। उसी पार्टी का संयोजक, उसी पार्टी का दिल्ली का सीएम शराब घोटाले में फंसा हुआ है। पूर्व डिप्टी सीएम पिछले 15 महीने से तिहाड़ जेल में इसी शराब घोटाले के चलते बंद है। अब दिक्कत यह है आम आदमी पार्टी के सामने कि अरविंद केजरीवाल की जो छवि बनाई गई थी आम आदमी की, याद कीजिए, मफलर लपेटकर, चप्पल में, सैंडल में, नीले रंग की शर्ट पहनकर अरविंद केजरीवाल घूमा करते थे। वो किस लिए था सब कुछ? वो इसलिए था ताकि वो आम आदमी दिखे। तो आम आदमी तो घोटाले नहीं करता है ना। आम आदमी तो 45 करोड़ के बंगले में नहीं रहता। और अब अदालतों में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर फैसले आ रहे हैं, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उससे सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की यही कट्टर ईमानदार वाली छवि ध्वस्त हो रही है। आम आदमी वाली छवि भी ध्वस्त हो रही है। उसका आम आदमी पार्टी क्या करेगी? अरविंद केजरीवाल ने बड़े सुनियोजित तरीके से अपनी छवि को इस तरह से घड़ा था पिछले 10-12 साल में। अब वही छवि पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता किस किस को बचाएं? अपनी पार्टी के संयोजक को बचाएं, अपनी पार्टी के ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान को बचाएं, अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव जो हुआ करते थे विभव कुमार, उनको बचाएं, या फिर सिसोदिया की पैरवी करें, सत्येंद्र जैन की पैरवी करें। आखिर किस किस को बचाएं? ये तो हमाम है जिसमें सबके सब एक जैसे हैं। विभव कुमार को देखिए, सोमवार को वो भी तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास गए थे। 10 अप्रैल को उन्हें विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर ने उनके पद से बर्खास्त कर दिया था। साफ कहा था कि उनकी जो नियुक्ति है अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के तौर पर, वो तमाम नियमों को ताक पर रखकर की गई है। नियम कायदे फॉलो नहीं किए गए हैं उसमें। साथ ही साथ 2007 का एक पुराना मामला भी था उनके खिलाफ, जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने सरकारी कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की थी, किसी को धमकाया था। उस मामले का हवाला देते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उस वक्त भी कहा गया था विभव कुमार की तरफ से कि वो ट्राइब्यूनल में जाएंगे, और वो सोमवार को गए। जैसे उनके बॉस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, वैसे ही विभव कुमार को सीएटी से झटका लगा। जो याचिका उन्होंने दायर की थी बर्खास्तगी पर स्टे लगाने की, उस याचिका को ट्राइब्यूनल ने सिरे से खारिज कर दिया। उनकी बर्खास्तगी पर स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया। अब विभव कुमार को जो झटका लगा है, वो तो अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाते हैं। वो अरविंद केजरीवाल के साथ 2000 से हैं, जब अरविंद केजरीवाल परिवर्तन और कबीर नाम की एनजीओ चलाते थे। तब से विभव कुमार उनके साथ हैं, और वो उनके इतने करीबी हैं कि अरविंद केजरीवाल ने नियम कायदों को ताक पर रखकर उनको सरकारी बंगला अलॉट करवाया था, जबकि उनकी पोस्ट के हिसाब से उनको 4 कमरों वाला फ्लैट मिलना चाहिए था। और वो बंगला भी दिल्ली जल बोर्ड के कोटे से अलॉट करवाया गया था, जिसे कुछ महीने पहले पीडब्ल्यूडी ने रद्द किया है। और फिर विभव कुमार का नाम मनी लॉन्ड्रिंग, ये शराब घोटाले में भी है। 8 अप्रैल को ही उनसे 4 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की है। यही नहीं, दिल्ली जल बोर्ड का जो घोटाला है 38 करोड़ वाला, उसमें भी विभव कुमार के ठिकानों पर छापे पड़े थे।
और वो घोटाला उस वक्त का है जब 2018 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस घोटाले में भी विभव कुमार शामिल रहे हैं। तो जहां जहां उनके बॉस अरविंद केजरीवाल किसी घोटाले में शामिल रहे हैं, उस घोटाले में विभव कुमार भी हैं। और फिर याद कीजिए, अभी जब 21 मार्च को गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को ईडी ने, और जब तक अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में थे तो वहां पर 3 लोगों से वो मुलाकात करते थे, एक अपनी पत्नी से, दूसरे विभव कुमार से और तीसरे अपने वकील से। उस वक्त यही विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के मैसेज लेकर आते थे, आतिशी के लिए, सौरभ के लिए, और दिल्ली की सरकार इस तरह से चलाने की कोशिश की गई थी। फिर तिहाड़ जेल में भी वो उस लिस्ट में शामिल थे, जो लिस्ट अरविंद केजरीवाल ने दी थी कि जिन लोगों से वो मुलाकात करना चाहते हैं, उसमें विभव कुमार का नाम भी था। पंजाब के सीएम भगवंत मान का नाम नहीं था, लेकिन विभव कुमार का था। यानी कि उस वक्त भी ये कोशिश हो रही थी कि तिहाड़ जेल से एक तरह से विभव कुमार के जरिए दिल्ली की सरकार को अरविंद केजरीवाल चलाएंगे। तो इतने खासम खास है विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के, इसीलिए कैट से जो झटका लगा है विभव कुमार को, वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को लगा है। तो अरविंद केजरीवाल सोमवार को किस किस मुद्दे पर रोए? अपने लिए रोए कि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली, या फिर विभव कुमार के लिए रोए? इसीलिए कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त सबसे ज्यादा बेबस सीएम है, सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। और फिर मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, पता नहीं जब से संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है तब से उनको भी लगने लगा है कि जेल के ताले टूटेंगे और वो बाहर निकलेंगे। उन्होंने पिछले हफ्ते राउज एवेन्यू कोर्ट में जो नई जमानत याचिका दायर की थी, उसमें ये कहा था कि वो लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। और इस मुद्दे पर सोमवार को सुनवाई हुई। ईडी और सीबीआई ने इसका पुरजोर विरोध किया। मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से यह कहा गया था कि ट्रायल में देरी हो रही है, इसलिए सिसोदिया को जमानत दी जा सकती है, और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। यह सच है। 30 अक्टूबर को पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो वो 3 महीने बाद जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि ईडी इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जल्द से जल्द ट्रायल को शुरू करवाए। लेकिन फिर ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया की इस जमानत याचिका का विरोध किया राउज एवेन्यू कोर्ट में। ईडी की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 21 में यह कहा गया है कि अगर मामला बहुत गंभीर है तो ट्रायल में देरी हो रही है, इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। और सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले का मामला बेहद संगीन, बेहद गंभीर है, क्योंकि सिसोदिया ने ही नई आबकारी पॉलिसी बनाई थी। ऐसे में उनको जमानत नहीं दी जा सकती। और साथ ही साथ ईडी ने यह भी पूछा कि अगर शराब घोटाला हुआ ही नहीं है तो सिसोदिया ने अपने मोबाइल फोन तब क्यों बदले थे जब सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी? उन्होंने एक ही नंबर के कई सिम अलग अलग फोन में इस्तेमाल क्यों किए थे? 18 मोबाइल फोन उन्होंने डिस्ट्रॉय क्यों किए थे? क्या छिपाना चाहते थे? और ये सब कुछ तभी क्यों हुआ जब सीबीआई ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के कहने पर एफआईआर दर्ज की थी। और फिर जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, उसी वक्त नई आबकारी पॉलिसी को हटाया क्यों गया था, विथड्रॉ क्यों किया गया था? अगर नई आबकारी पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी, पारदर्शी तरीके से बनाई गई थी, तो उसे सीबीआई की एफआईआर दर्ज करने के बाद भी हटाया नहीं जाना चाहिए था। तो इस सवाल का जवाब दे मनीष सिसोदिया कि क्यों उसे हटाया गया था और फिर दोबारा से पुरानी आबकारी पॉलिसी को लागू क्यों कर दिया गया? और प्रॉफिट मार्जिन एक्सपर्ट कमेटी की जानकारी के बिना 5% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया? सारे के सारे शराब कारोबार को दिल्ली में प्राइवेट हाथों में क्यों दे दिया गया? जो एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशें थी उन्हें दरकिनार क्यों किया गया? ये सारे सवाल ईडी की तरफ से उठाए गए। सीबीआई ने भी इसका विरोध किया। इसके बाद अब इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। उस दिन तय होगा कि सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं। और समझने वाली बात यह है कि मनीष सिसोदिया अंदर से अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें जमानत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कई तरह के विक्टिम कार्ड खेले।
राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेला, अपनी पत्नी की बीमारी का कार्ड भी खेला, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। तो चुनाव प्रचार करने के लिए जो उन्होंने नया दाव खेला है, इसमें भी उन्हें जमानत नहीं मिलने वाली। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ ट्रायल को डिले करने के लिए कर रहे हैं। ट्रायल में देरी हो इसलिए सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आरोपियों के वकीलों के जरिए ट्रायल को भटकाया जाए, ट्रायल में देरी करवाई जाए। वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। जैसे ही इस मामले में ट्रायल शुरू होगा, वैसे ही यकीन मानिए सारी पोल पट्टी खुलनी शुरू हो जाएगी। अभी तक तो ईडी और सीबीआई कुछ कुछ जानकारी कोर्ट्स को देते हैं और वही जानकारी हमारे और आपके पास पहुंचती है, लेकिन चार्जशीट जो है उनमें क्या कुछ विस्तार से लिखा गया है ये तभी पता चलेगा जब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा। और ईडी तो लगातार इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द के कविता और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल करे और उस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया जाएगा, ये तय हो चुका है। तो जिस पार्टी को आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के लिए अगर कोई जांच एजेंसी पार्टी बनाती है, आरोपी बनाती है, तो आप सोचिए उसका भविष्य क्या होगा। इस वक्त तो आम आदमी पार्टी के नेता अपने अपने को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन पार्टी को कौन बचाएगा? ईडी तो इस बात की तैयारी में है कि जो चार्जशीट अरविंद केजरीवाल और के कविता की कोर्ट में दायर की जाएगी उसमें आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। तो अस्तित्व आम आदमी पार्टी का खतरे में है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस वक्त, और उससे भी ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही है आम आदमी पार्टी। 2 अक्टूबर 2012 को इसका गठन हुआ था और 15 अप्रैल 2024 को इसके पतन की कहानी शुरू हो गई है। और ईडी अब जब भी चार्जशीट दायर करेगी उसमें आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। तो ऐसे में आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी का आने वाले दिनों में क्या हाल होने वाला है। उसकी मान्यता उसी दिन रद्द हो जाएगी जिस दिन ईडी अपनी चार्जशीट पे उसे आरोपी बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।